जी, उसामा मेरे ख़्याल से पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं और ये अभी आते रहेंगे। तो आप काइंडली ये सेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ये पार्टिसिपेंट ये सेशन जो है जनरेटिव एआई और मालवेयर डिटेक्शन के ऊपर है। आई होप कि इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, सेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, जी, मैं ऑफ कर देता हूँ स्क्रीन और आप ओके। काइंडली अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा पहले, उसके मैं बाद देता फिर हूँ। जी, मैंने ऑफ कर दी स्क्रीन। यू कैन कंटिन्यू। ओके। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मेरा नाम मोहम्मद उसामा ख़ान है और मैं इंडस्ट्री के अंदर, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर एज अ टीम लीड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर काम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्हेंसिंग मेलवेयर डिटेक्शन यूजिंग सैम्पल जनरेशन ऑफ मेलवेयर्स वाया जनरेटिव एआई। मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई होगी, उम्मीद है मुझे। जी, मुझे नज़र आ रही है। काइंडली पार्टिसिपेंट सबको नज़र आ रही है तो चैट में लिख दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया है कि ये मेलवेयर डिटेक्शन के ऊपर है आज का हमारा सेशन, और मेलवेयर डिटेक्शन को हम लेवरेज करेंगे जनरेटिव एआई के थ्रू। मेलवेयर डिटेक्शन की अगर मैं बात करूं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री है आज के हमारे इस दौर के अंदर, तो मेलवेयर डिटेक्शन जो है वो ज़्यादातर रिलाई करती है मशीन लर्निंग के ऊपर। ठीक है, मतलब जैसे कि डेटा सेट्स होते हैं मेलवेयर के, उसके ऊपर ट्रेन हुए होते हैं हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सही, वो डेटा सेट जो है वो मुख्तलिफ मेलवेयर के होते हैं। आगे बढ़ जाए। वो मेलवेयर के बारे में हम आज पढ़ेंगे, मेलवेयर की फैमिलीज़ के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के बारे में हम जानेंगे, सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो होते हैं सॉक के अंदर, सीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ईडीआर के बारे में। और ये जो पूरा सेशन है इसी टॉपिक के ऊपर मेरा एक अपना थीसिस भी है जो ऑनगोइंग है, तो उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा, और साथ साथ जनरेटिव एआई के मॉडल्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और डिटेक्शन मैटर क्यों करती है ये भी आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि मेलवेयर होता क्या है। देखिए, मेलवेयर अगर मैं बाय डेफिनेशन आपको अगर बताऊँ ना, तो मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसको बनाया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने के लिए, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी यूज़र को टारगेट करने के लिए, या किसी भी इंडिपेंडेंट यूज़र को टारगेट करने के लिए। किसी का मेल बॉक्स कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, किसी का मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, तो मेलवेयर जो होता है ना वो इन चीज़ों के अंदर काम आता है। सही है। उसी की जो अगर मैं आपको और ज़्यादा मिसालें दूँ, जैसे डेटा इनक्रिप्ट कर देना, सही है, और स्पाईवेयर अगर आपको पता हो तो इस तरह के भी मेलवेयर्स आते हैं जो आपके सिस्टम के ऊपर एक तरीके से स्पाई कर रहे होते हैं। सही है, आपके कंप्यूटर की रिसोर्सेज को जो है ना अनएथिकली यूटिलाइज करना, जैसे सिस्टम आपका हो लेकिन आपके सिस्टम की रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए कोई जो है ना पीछे बिटकॉइन माइनिंग कर रहा हो, क्रिप्टो करेंसी जो है वो माइन कर रहा हो। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दे दूं मेलवेयर की, जो आपने सुनी भी होंगी, अगर आपका जो है आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा है, तो रैंसमवेयर का आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, ट्रोजन्स का नाम सुना होगा, ड्रॉपर्स का नाम सुना होगा, वर्म्स का नाम सुना होगा, और बॉटनेट्स का नाम सुना होगा, स्पाईवेयर का नाम सुना होगा। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता भी देता हूँ कि रैंसमवेयर, ये जितने भी मेलवेयर हैं ना, इनके थोड़ा थोड़ा मैं आपको बिहेवियर भी बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, कि रैंसमवेयर जो है वो
उसका बिहेवियर ये होता है कि रैंसमवेयर, अगर कोई भी अटैकर रैंसमवेयर का जो है वो स्क्रिप्ट अगर किसी अपने विक्टिम के ऊपर रन करता है, तो रैंसमवेयर जो है ना उसकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। और इनक्रिप्शन की जो एक की होती है ना, जिसके थ्रू डिक्रिप्ट किया जाता है, अगर आपने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी है तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा। वो अटैकर के अपने पास होती है, और वो अटैकर फिर विक्टिम को बोलता है कि आपका सारा डेटा उस वक्त तक इनक्रिप्टेड रहेगा जब तक कि आप मुझे कोई रैंसम या कोई अमाउंट पे ना कर दें। इसी तरह से जो है एक मेलवेयर हमारे पास स्पाईवेयर होता है, जो कि सिर्फ आपको पता नहीं चलता कि आपके सिस्टम में कोई स्पाईवेयर है, लेकिन स्पाईवेयर क्या कर रहा होता है, वो आपके क्रेडेंशियल्स को चोरी कर रहा होता है, डेटा एक्सफिल्ट्रेट कर रहा होता है, आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है, ये सारे काम कर रहा होता है। अब आ जाते हैं ट्रोजन के ऊपर। ट्रोजन जो है ना, बिल्कुल मैं आपको ऐसा बताऊं, जैसे आपके पास कोई विंडोज़ का सिस्टम है, तो ट्रोजन जो है ना एक लिजिट फाइल ड्राइवर बन के जो है ना छुप जाएगा, सिस्टम 32 के अंदर छुप जाएगा, जहाँ पे मतलब प्रिविलेज एस्केलेट करके, और अगर कोई एंटीवायरस उसको स्कैन भी करेगा ना आके, तो उसको पकड़ नहीं पाएगा। इसी तरह से वर्म्स होते हैं। वर्म्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, एक अपने रेप्लिकेशन का एक प्रोसेस होता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करके पूरे सिस्टम के अंदर जो है ना वो फैल जाते हैं। ड्रॉपर्स होते हैं। ड्रॉपर्स जो होते हैं वो बेसिकली एक कैटलिस्ट का काम कर रहे होते हैं। कैटलिस्ट ये कि वो आपके सिस्टम के अंदर असली मेलवेयर के पेलोड को जो है ना एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह से फिशिंग भी होती है, मतलब आगे वही फर्दर ये सारी चीज़ें। ऑब्फस्केशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि ट्रोजन जो है वो अपने आप को ऑब्फस्केट कर लेता है। ठीक है, ये मेलवेयर के बारे में आपको नोहा हो गई है। अब आ जाते हैं मेलवेयर की फैमिलीज़ के ऊपर और उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। एक मेलवेयर की जो फैमिली होती है ना, बेसिकली वो एक ऐसे सैंपल्स का एक ग्रुप होती है ना, कि वो उनकी एंसेस्ट्री या उनका बिहेवियर ना समवॉट सेम होता है। वो कैसे सेम होता है कि देखिए, मुख्तलिफ हमारी जो दुनिया है उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो हर कंट्री के अंदर, हर कंट्री में नहीं, कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है ना कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है ना हैकर्स बैठे होते हैं। चाहिए, हर हैकर का जो है ना एक अपना सिग्नेचर होता है, एक अपना तरीका होता है अपने टारगेट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने का। सही है, तो वो जितने भी अपने तौर तरीके यूज़ करते हैं ना, TTPs कहते हैं, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, जो उनको जो यूज़ करते हैं ना, तो वो जो होते हैं बेसिकली वो एक मेलवेयर फैमिली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कि इसी तरह से जैसे अगर कोई दूसरा APT होगा, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, उसके अपनी TTPs होंगी। सही है, और अगर मैं अटैकर्स की बात हटा भी दूँ, सिर्फ अगर मैं मेलवेयर्स की बात करूँ, तो मेलवेयर्स के अंदर भी इसी तरीके से है कि मेलवेयर्स होते हैं, ट्रोजन्स हो गए, अभी जो मैंने आपको पूरा मेलवेयर्स के बारे में बताया है, तो वो भी जो है ना इसी तरह से मेलवेयर की क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, तो क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरीके से होती है कि मेलवेयर्स की सेग्रीगेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो मेलवेयर्स को सेग्रीगेट किया जाता है उनको अगर एनालाइज करा जाए सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर, तो उनके जो है ना लेबल्स होते हैं कुछ। सही है, जैसे एक मेलवेयर है, वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है, वो कुछ जाके रजिस्ट्री के अंदर चेंजेस परफॉर्म करता है, कोई सर्विसेज इनिशिएट करता है, कोई प्रोसेसेस को स्पॉन करता है, तो ये उस मेलवेयर का बिहेवियर हो गया। सही है, इसी तरह से सिमिलर कोई दूसरा मेलवेयर है, उसका जो है ना समवॉट कुछ थोड़ा अलग तरीके का बिहेवियर होगा, वो कुछ और काम करेगा। तो इस बेस के ऊपर ना मेलवेयर को क्लासिफाई किया जाता है कि यार ये मेलवेयर का बिहेवियर ये है, इस मेलवेयर का बिहेवियर ये है। सही, अब ये मेलवेयर की जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये मैं डिटेक्शन पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं इनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर सकूँ, अर्ली डिटेक्ट कर सकूँ। मतलब ये जब एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में हो या एग्जीक्यूट मेरे इन्वायरमेंट के अंदर एंटर ही हुए हों, तो मैं इनको डिटेक्ट कर लूँ। ठीक है, ये मेलवेयर फैमिलीज एंड क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं मेलवेयर की, कि मेलवेयर का बिहेवियर क्या होता है, मेलवेयर की टाइप्स क्या होती हैं। ये सारा काम जो मेलवेयर की डिटेक्शन के ऊपर हो रहा होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूनिट होता है जिसको हम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कहते हैं, जहाँ पे 24/7 जो है ना मॉनिटरिंग हो रही होती है इस तरह की चीज़ों की।
सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की, मलिशियस एक्टिविटीज़ की ना, वहाँ पे इनको मॉनिटर किया जा रहा होता है। अब वहाँ पे इनको मॉनिटर कैसे किया जा रहा होता है? अच्छा, सॉक के बारे में मैं आपको पहले बता दूँ। सॉक के अंदर जो है ना 24/7 जो है ना मॉनिटरिंग इस तरीके से होती है कि वहाँ पे 3 से 4 शिफ्ट्स होती हैं, जिसकी हर शिफ्ट के अंदर जो है ना एक सॉक एनालिस्ट बैठा हुआ होता है जो मॉनिटर कर रहा होता है चीज़ें। अब वो मॉनिटर किस तरीके से कर रहा होता है? वो कर रहा होता है सिक्योरिटी कंट्रोल्स के थ्रू। सिक्योरिटी कंट्रोल्स के थ्रू जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं, वो अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो बहुत ज़्यादा वेल नोन सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं हमारी सिक्योरिटी की इंडस्ट्री के अंदर, वो सीम है, ईडीआर है, एक्सडीआर है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, सॉर है। तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं ना, जो हर सॉक में होते हैं यूजुअली, वो सीम और ईडीआर होते हैं। सीम और ईडीआर डिटेक्शन करते किस तरीके से हैं? ईडीआर जो होता है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, इसकी फुल फॉर्म है। सही है। एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स जो है ना 3 तरीके से डिटेक्शन कर रहा होता है। एक कर रहा होता है ह्यूरिस्टिक्स बेस्ड डिटेक्शन, एक कर रहा होता है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, और एक कर रहा होता है बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, सिग्नेचर्स जैसे मैं, अब कोई भी मलिशियस फाइल होती है, कोई मेलवेयर है, सही है, मेलवेयर की कोई फाइल है, वेल नोन है, सही है, ओपन सोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो उसके हैशेस मौजूद है, सही है। तो ईडीआर का एक अपना डेटाबेस होता है जिसके अंदर वो मलिशियस हैशेस होते हैं, उसके पास सिग्नेचर्स होते हैं, जो वो रियल टाइम के ऊपर ना ऑर्गेनाइजेशन वाइड मॉनिटर कर रहा होता है कि यार ये हैशेस किसी सर्वर पे, किसी सिस्टम के ऊपर, किसी एप्लीकेशन के ऊपर तो नहीं है, तो उसके लिए वो स्कैन कर रहा होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं ह्यूरिस्टिक्स बेस्ड डिटेक्शन के ऊपर। ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन ये होती है कि ना आप पॉलिसीज बना देते हो ईडीआर के ऊपर कि लेट सपोज कि कोई सिस्टम है, सही है, आपका क्रिटिकल सिस्टम है, एक्टिव डायरेक्टरी ले लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी, विंडोज बेस्ड एक्टिव डायरेक्टरी, उसके ऊपर जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी का एडमिन जो है वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है। तो मैंने एक रूल बना दिया, मैंने बना दिया यार 5 बजे के बाद अगर कोई रॉन्ग लॉग इन अटैम्प्ट आए मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, तो मेरे पास अलर्ट बच जाए। ये आपकी हुई ह्यूरिस्टिक्स बेस्ड डिटेक्शन। अब आ जाते हैं बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन के ऊपर। अब बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि यार मेलवेयर के सर्टेन बिहेवियर होता है, सही है, वो प्रोसेस स्पॉन कर रहा होता है, सही है, और प्रोसेस स्पॉन कर रहा होता है, साथ साथ रजिस्ट्री के अंदर चेंजेस कर रहा होता है, सही है, लेट सपोज ने लॉग्स डिलीट कर दिए, सही है, ये सारे क्या है, ये सस्पिशियस बिहेवियर है मेलवेयर के। तो ईडीआर जो है ना इस बिहेवियर को एनालाइज करता है, कैसे? मशीन लर्निंग के थ्रू ट्रेन किया जाता है इसके मॉडल्स को, तो उसकी बेस के ऊपर जो है ना ये बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन करता है, सही है। ईडीआर इंटीग्रेट कैसे होता है किसी भी सिस्टम के साथ? आपकी कंपनी, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, सही है, वहाँ पे ईडीआर लगा हुआ है। ईडीआर कैसे काम करेगा? आप हर सिस्टम के अंदर ना ईडीआर का एक एजेंट इंस्टॉल हुआ होगा, वो हर सिस्टम को जो है ना ईडीआर के कंसोल से कनेक्ट करवा देगा। तो ईडीआर जो है ना सबके ऊपर इस तरह से सर्वेलेंस कर रहा होगा। अब आ जाते हैं सीम के ऊपर। सीम इस तरीके से काम करता है कि आपके जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, उनके अंदर लॉग्स जनरेट हो रहे होते हैं, इवेंट व्यूअर के अंदर, सिसलॉग के अंदर, तो वो आप फॉरवर्ड करवाते हैं किसी न किसी प्रोटोकॉल के थ्रू, फॉरवर्ड करवा देते हैं या किसी एजेंट के थ्रू फॉरवर्ड करवा देते हैं सीम के ऊपर। सीम इटसेल्फ जो है ना एक सिस्टम होता है, सोल्यूशन है बेसिकली, है ना, एक सीम, उसके ऊपर आप फॉरवर्ड करवा देते हैं। सीम के ऊपर आप अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, सीम के ऊपर आपकी जो है ना पूरी, आप अगर आपके पास कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप अपनी पूरी टाइमलाइन मेंटेन कर सकते हैं, सही है। फर्दर मोर अगर आपको सीम से कोई अलर्ट आपके पास ट्रिगर होता है कि यार एक्टिव डायरेक्टरी है या कोई एक्सचेंज सर्वर है या कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऊपर कोई सस्पिशियस बिहेवियर हुआ है, तो आपको वहाँ से लॉग्स मिल गए, अपने लॉग्स के ऊपर जो है पूरा अपना टाइमलाइन ड्रॉ करी, उसके बाद आप ईडीआर के पास गए, ईडीआर के पास गए, ईडीआर के थ्रू जो है ना आप शेल ले सकते हो किसी भी सिस्टम का जो ईडीआर से इंटीग्रेटेड होगा। ईडीआर से आपने शेल लिया, आपने फॉरेंसिक्स, इनिशियल फॉरेंसिक्स करी, आपने कमांड्स वगैरह रन करके ट्राइज लेना शुरू कर दिया। इस तरीके से जो है ना सॉक के अंदर डिटेक्शन होती है, और इसी तरीके से जो है ना वो मेलवेयर डिटेक्शन भी होती है। सीम का भी एक अपना मॉड्यूल होता है जिसको कहा जाता है UEBA, यूज़र एंटिटी एंड बिहेवियर एनालिटिक्स, जो कि जो ये इटसेल्फ मशीन लर्निंग के ऊपर जो है ना काम कर रहा होता है। ये सारे अगर इन सबको मैं कंबाइन कर दूँ ना, तो ये बिजनेस इम्पैक्ट आपका और अटैक आने से पहले अर्ली डिटेक्शन, डिफेंस इन डेप्थ,
का जो प्रिंसिपल है ना वो आपका पूरा हो जाता है। अब आ जाते हैं कि डिटेक्शन और सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल्स का तो आपको आइडिया हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रिवेंटिव कंट्रोल जो होते हैं ना उसके अंदर आपके पास आ जाती है पैचिंग, आ जाती है हार्डनिंग, आ जाती है सिस्टम की। उसके जो है ना बहुत सारे टूल्स हैं पैचिंग के, सही है। जैसे एक CIS बेंचमार्क का एक टूल है एंटरप्राइज लेवल का, जो कि पैचिंग और हार्डनिंग के ऊपर काम कर रहा होता है। तो ये उसके थ्रू आप पैचिंग कर सकते, आपको वो वल्नरेबिलिटीज़ बता देगा, सही है। आप वो वल्नरेबिलिटीज़ मिटिगेट करने के लिए अपने रेमिडिएटिव एक्शंस ले लो। सेगमेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं, लीस्ट प्रिविलेज के ऊपर आ जाते हैं। सेगमेंटेशन कैसे होती है कि आपने जो है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है ना उसके ऊपर आपने सेगमेंटेशन कर दिया, आपने सबनेट्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। ZTN इम्प्लीमेंट कर दिया, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस इम्प्लीमेंट कर दिया। लीस्ट प्रिविलेज पे आ गए, आपने जो है वो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर दिया, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर दिया, बेसिकली एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इम्प्लीमेंट कर दी, ACL जिसको कहा जाता है, सही है। एप्लीकेशन अलाउ लिस्टिंग के ऊपर अगर बात करें तो IAM एंड आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट भी आ जाता है इसके अंदर, कि आपने आइडेंटिटी बेस्ड जो है वो एक्सेस प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, सही है। और ZTNA के अंदर एप्लीकेशन अलाउ लिस्टिंग होती है, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस के अंदर, के हर यूज़र को सिर्फ उसकी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन अलाउ करी जाती है उसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के ऊपर। डिटेक्टिव के अंदर जो है सिग्नेचर्स और ह्यूरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया। सिग्नेचर्स के अंदर जो डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल्स के जो अपने डेटाबेसेस होते हैं उसके अंदर अपने सिग्नेचर्स होते हैं, हैशेज होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो जो है स्कैन कर रहा होता है और डिटेक्शन कर रहा होता है। ह्यूरिस्टिक्स की अगर बात करूँ तो ह्यूरिस्टिक्स के अंदर जो मैंने आपको बताया कि पॉलिसीज़ होती हैं, रूल्स होते हैं जो आप कस्टम क्रिएट करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। क्योंकि अगर आप फिनटेक में काम करते हो तो वहाँ पे आप अलग रेगुलेटरी कंप्लाइंस फॉलो कर रहे होगे बैंकिंग के अंदर, ठीक है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में आ जाते हो तो वहाँ पे आप अलग रेगुलेटरी कंप्लाइंस फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ना आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं कि यार आपके लिए क्रिटिकल क्या चीज़ है और नॉन क्रिटिकल क्या चीज़ है, ठीक है। ML क्लासीफायर्स आ जाते हैं, सही है। ML क्लासिफिकेशन कैसे होती है मैंने आपको बताया, बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन जो होती है वो ML के थ्रू होती है, मशीन लर्निंग के थ्रू, सही है। वही बिहेवियर एनालिटिक्स भी। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इरेडिकेशन, रिकवरी, अलाइन विद फ्रेमवर्क्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इंसिडेंट रिस्पांस लाइफ साइकिल की हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपके पास आ जाता है प्रिपरेशन, डिटेक्शन, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन, रिकवरी। ये सारी क्या चीज़ें, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि दुनिया के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं साइबर सिक्योरिटी के और IT के ना। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी है शायद, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर इसी तरह से ISO 27001 है। ये सारे वो फ्रेमवर्क्स हैं सिक्योरिटी के कि जो हमें बताते हैं कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट किस तरीके से करनी है और आपको क्या पॉलिसीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। एक मिनट, सीम के ऊपर मैं अगर बात करूं, सीम जो है एक दुनिया की ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अभी तो खैर काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन लोग बात करते हैं कि हम सीम को जो है रिप्लेस कर देंगे XDR के थ्रू या नेक्स्ट जनरेशन EDR के थ्रू। लेकिन सीम इटसेल्फ अभी भी इररिप्लेसेबल है। वो इस वजह से क्योंकि सीम जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड लॉग कलेक्शन यूनिट है जहाँ पे आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन के लॉग होते हैं। लेट सपोज आपको कोई क्रिटिकल सिस्टम है, सर्वर है या एप्लीकेशन XYZ जो भी है, सही है। उसकी अपनी लॉग रिटेंशन पॉलिसी जो है ना 3 दिन की है, सही है। 3 दिन बाद उसके लॉग सारे डिलीट हो जाएंगे, फिर अगले 3 दिन के बनेंगे। लेकिन सीम के ऊपर जो है ना आप 6 महीने की, 1 साल की लॉग रिटेंशन पीरियड अपनी सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपको इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक्स में, जैसे कोई अटैकर है वो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है, फिशिंग ईमेल के थ्रू हो जाता है या कोई वेब सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ करके SQL इंजेक्शन के थ्रू जो हो जाता है, डेटाबेस का एक्सेस लेता है, लेटरल मूवमेंट करते हुए परसिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, सही है। और पिछले 1 साल से जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेटरल मूवमेंट कर रहा है, लेकिन आपके सर्वर्स के ऊपर तो लॉग्स ही नहीं है। फिर आप आएंगे सीम के ऊपर। सीम के ऊपर आपको पता है आपके पास 6 महीने का, 1 साल का लॉग है, तो आप सीम के ऊपर फिर लॉग्स को एनालाइज करना शुरू करेंगे और फिर एक फुट प्रिंटिंग करना शुरू करेंगे, टाइमलाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ये सीम जो है इस चीज़ में काम आता है। उसके बाद फिर कोरिलेशन और रूल्स के ऊपर आ जाते हैं। ये वही पॉइंट है हमारा ह्यूरिस्टिक्स वाला, जिसके अंदर रूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, सही। आपने सीम के साथ आपकी जो है ना इंटरनेट की फायरवॉल इंटीग्रेटेड है,
आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जो भी ट्रैफिक बाहर जा रहा है, इनबाउंड कम्युनिकेशन जो भी हो रही है, आपने उसके ऊपर जो है वो पॉलिसीज़ लगा दी कि यार फेसबुक एक्सेस नहीं हो, यूट्यूब एक्सेस ना हो, सही है, रिवर्स प्रॉक्सी इंप्लीमेंट कर दी, सही है। ये सारी चीज़ें जो है ना आप सीम के ऊपर रूल्स के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सही है। सीम के ऊपर एक सबसे अच्छी चीज़ ये भी होती है कि आप डैशबोर्ड्स मेंटेन कर लेते हो, सही है। आपने रूल्स और पॉलिसीज़ बनाई और उनके डैशबोर्ड्स बना लिए, मतलब आपने एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना लिया, उसके ऊपर आप ये देख सकते हो कि यार मैंने जो है ना एक ये रूल बनाया था कि मेरे पास मुझे ना कुछ टॉर की आईपीज़ मिली थी डार्क वेब की, सही है, और मैंने एक रूल बना दिया कि यार इस तरह की कोई भी आईपीज़ मेरे अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई यूज़र या कोई सिस्टम से इसकी कम्युनिकेशन हो ना तो डिटेक्ट हो जाए। आपने उसका एक डैशबोर्ड बना दिया और डैशबोर्ड पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नज़र आ रहा होगा कि कौन कौन सी आईपी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाहर किन आईपी से जो है ना वो उसका ट्रैफिक अलाउ हुआ, डिनाई हुआ, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैं दोबारा आता हूँ कोरिलेशन के ऊपर। लॉग्स कोरिलेशन जो होती है, लॉग्स के ट्रेसेस हम फाइंड आउट करते हैं, फुटप्रिंटिंग करते हैं। तो मेलवेयर उसके अंदर सबसे बड़ा जो है ना मेलवेयर की डिटेक्शन का जो है ना सबसे बड़ा पार्ट होता है, मेलवेयर को डिटेक्ट करने का। मेलवेयर को डिटेक्ट करने का सबसे बड़ा पार्ट ये होता है कि मेलवेयर जो होता है ना वो उसके ट्रेसेस होते हैं, सही है। कि जैसे मेलवेयर की अगर लेबलिंग की मैं बात करूं तो मेलवेयर के हेडर्स होते हैं, सही है, उनका उनका बाइट साइज होता है, सही है। डेटा एक्सफिल्ट्रेशन वाले मेलवेयर्स होते हैं, कमांड एंड कंट्रोल के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, सही है। तो वो डिटेक्ट करने के अंदर जो है ना आपको सीम काफ़ी जो है ना हेल्प आउट कर सकता है। तो ये कंट्रोल बनाने का मकसद यही है सारा, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो है, मैं डिफेंसिव सिक्योरिटी के ऊपर काम करता हूँ ज़्यादा, तो इसलिए जो है वो मेरा आज का सेशन भी इसी के ऊपर है और मेरा अपना मास्टर्स का मेरा थीसिस भी इसी के ऊपर है। सीम के ऊपर बात हो गई है, अब हम आ जाते हैं ईडीआर के ऊपर, सही है। ईडीआर क्या काम कर रहा होता है भाई? ईडीआर के बारे में मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी लेवल की चीज़ें तो बता दी हैं, सही है। मैंने आपको ये बताया था कि ईडीआर के थ्रू जो है ना हम टेलीमेट्री हमें किस तरह से मिलती है किसी भी सिस्टम की, सर्वर की। मैंने आपको बताया था कि एजेंट के थ्रू मिलती है, सही है। ईडीआर जो है वो समझे एक ईडीआर एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और उसके एजेंट्स आते हैं, सही है, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, इंटीग्रेशन के लिए ना, इंटीग्रेट करवाने के लिए ईडीआर के एप्लीकेशन से। तो वो एजेंट आप उसके ऊपर इंस्टॉल करें और ईडीआर के साथ उनकी कम्युनिकेशन करवा दें। ईडीआर क्या करेगा? ईडीआर जो है ना वो A to Z सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होगा उसके ऊपर। इसके ऊपर सेम वाली कैपेबिलिटी नहीं है ईडीआर के पास कि सेंट्रलाइज लॉग मेंटेन कर रहा है। इसके पास इसका एक अपना अलग तरीका होता है, सही है। उसी सिस्टम के ऊपर बैठे बैठे जो है उसके प्रोसेसेस, उसकी फाइल रजिस्ट्री, उसकी नेटवर्क एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होगा, सही है। ये सिर्फ सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन नहीं करेगा, मैंने आपको बताया बिहेवियरल बेस्ड भी करेगा। जिस बिहेवियर बेस्ड जब करेगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी? मशीन लर्निंग आ जाएगी, सही है। थ्रेट इंटेलिजेंस भी अपनी प्रोवाइड करता है। थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होती है? थ्रेट इंटेलिजेंस ये होती है कि जैसे लेट सपोज आज कोई ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी, उसके ऊपर अटैक हुआ, सही है, और अटैक के जो है ना आईओसीज ये थे। आईओसीज क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, सही है, उसके हैशेस थे, ये थे। तो थ्रेट इंटेल जो होती है ना इसकी वहाँ से ऑटोमेटिकली अपडेट्स ले रहा होता है और अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है, सही है। इसके इसके एक्शंस क्या क्या होते हैं? एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस नाम है ना इसका, तो इसके रिस्पॉन्सेज होते हैं, मतलब ये आप इसके थ्रू रिस्पॉन्स भी कर सकते हो या ऑटोमेट भी कर सकते हो इसके रिस्पॉन्सेज को, कि कोई आपको लगता है कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया या फिर इन रियलिटी हो गया हो, तो आप उस सिस्टम को आइसोलेट कर देते हो, नेटवर्क से कंटेन कर देते हो, सही है। उसके प्रोसेस किल कर देते हो। आपने उस सिस्टम का अगर स्नैपशॉट लिया हुआ है बैकअप का तो आप उसको रोल बैक कर देते हो, सही है। और अगर आप सीन को ईडीआर से इंटीग्रेट कर देते हैं ना तो आपके पास जो है ना और ज़्यादा इन्हेंस्ड डिटेक्शन जो है ना होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी एंड पॉइंट की टेलीमेट्री भी आ जाती है साथ साथ, और आपके पास पूरी एंटरप्राइज वाइड जो है ना आपके पास सेंट्रलाइज लॉगिंग भी मेंटेन हो रही होती है। एक तरीके से एक जगह से आप अपने रिस्पॉन्सिव एक्शंस ले रहे हो, दूसरी जगह से जो है ना आप अपने इन्वेस्टिगेटिव एक्शंस ले रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर आ जाते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, जो हमारा टॉपिक है, जिससे उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम। सही, मैंने आपको पहले रियल वर्ल्ड के बारे में बताया कि रियल वर्ल्ड में काम किस तरीके से होता है,
सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर क्या होता है, वहाँ पे कंट्रोल्स कौन कौन से लगे हुए होते हैं, मॉनिटरिंग किस तरीके से होती है, सही है, थ्रेट्स को कंटेन कैसे किया जाता है, मिटिगेशन एक्टिविटीज़ किस तरीके से होती हैं, सही है। अब उनको लेवरेज करते हुए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वो सब मैंने आपको क्यों बताया। मल्टी क्लास मेलवेयर क्लासिफिकेशन सफर्स फ्रॉम इम्बैलेंस डेटा सेट्स। मेलवेयर्स जो हैं हमारे पास, आपको पता है मेलवेयर्स ऐसी चीज़ होती है जो कि पब्लिक के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। अगर आप चले जाएं वेबसाइट्स के ऊपर, मेलवेयर बाज़ार के ऊपर चले जाएं, सही है, तो आपको वो मेलवेयर्स मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होंगे, सही है, नॉर्मल छोटी मोटी टेक्निक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप कोई अटैकर जो है ना, उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगे हुए हैं ना, वो इतने ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं कि मतलब उनको पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते वो मेलवेयर, सही है। तो अब जो बड़े बड़े मेलवेयर्स हैं ना, जो ट्रेंडिंग मेलवेयर्स हैं, सही है, वो इतने ज़्यादा कस्टमाइज्ड होते हैं ना कि उनके हैशेस भी जो होते हैं ना वो अननोन होते हैं, सही। तो इसलिए सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन भी यहाँ पे आपकी फेल हो जाती है। तो हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन के ऊपर। अब वो किस तरीके से कर रहा हूँ कि मैंने कुछ मेलवेयर्स का डेटा सेट उठाया। अब मैंने डेटा सेट जो उठाया ना, वो मैंने लेबलिंग के ऊपर उठाया, सही है, कि लेट सपोज एक मेलवेयर है, सही है, उसकी जो बाइनरीज हैं, उसका जो बाइट साइज है कि, और एपीआई की कॉल्स की सीक्वेंसेस मैंने उठा ली कि मेलवेयर जब आ जाता है सिस्टम के अंदर तो एपीआई कॉल्स क्या हो रही होती हैं पीछे, उनको उठाया। और उनको उठाकर फिर मैंने जो है ना अपने मॉडल्स ट्रेन करवाए जनरेटिव एआई के थ्रू। जनरेटिव एआई के अंदर मैंने यूज़ किए हैं आपके एनएलपी के कुछ मॉडल्स यूज़ किए हैं, जिसके अंदर एक गैन आ जाता है, डब्ल्यू गैन है, डिफ्यूजन मॉडल है, सही है। और आगे मैंने 3 उसके लिए एक्सटेंशन भी यूज़ करी हैं अपने रिजल्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए और डिफरेंस देखने के लिए कि इन 3 मॉडल्स को यूज़ करते हुए, और जो दूसरे 3 मॉडल्स हैं बर्ट, एलोग और एल्मो और ग्लोव, उनको यूज़ करते हैं, मेरे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, सही है। अब हो क्या रहा है कि देखिए, मेलवेयर का मैंने डेटा सेट उठाया, सही है, मैंने जनरेटिव एआई के थ्रू जो है ना गैन मैंने पहले यूज़ किया, सही है। गैन जो है ना 2 न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करता है। 2 न्यूरल नेटवर्क्स के नाम क्या होते हैं? एक होता है जनरेटर, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर, जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना कम्पीट कर रहे होते हैं, सही है। जनरेटर क्या कर रहा होता है? जनरेटर जो होता है वो फेक डेटा क्रिएट कर रहा होता है, और मीनवाइल जो डिस्क्रिमिनेटर होता है ना, वो उसके बीच में डिस्टिंग्विश कर रहा होता है कि यार रियल कौन सा है और फेक कौन सा है। अब यहाँ पे डेटा को अगर मैं हटा के यहाँ पे मैं मेलवेयर के लेबल और उसकी फीचर्स को, वेक्टर्स को मैंने डाल दिया, सही है। तो मैंने फेक डेटा दिया उसको, ठीक है, जनरेटर को, सही है। डिस्क्रिमिनेटर ने क्या किया कि डिस्क्रिमिनेटर को मैंने रियल डेटा भी दिया, रियल जो मैंने डेटा सेट लिया था, तो उसने रियल और फेक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दी, सही है। ओवर टाइम जो है जनरेटर जो होगा ना, जनरेटर जो है ना वो इस चीज़ को लर्न कर लेगा कि यार वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली ना रियलिस्टिक डेटा जो है ना बनाना शुरू कर देगा कि वो डिस्क्रिमिनेटर को जो है ना फिर उसके अंदर डिफरेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिंथेटिक स्टैटिक फीचर्स, अब मैंने आपको जैसे बताया कि गैन जो काम कर रहा होता है जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के अंदर सिंथेटिक फीचर वेक्टर्स के ऊपर। सिंथेटिक का मतलब होता है लैब बेस्ड जो होते हैं, उनकी बात करेंगे, सही है। अब आ जाते हैं डब्ल्यू गैन के ऊपर। ये सारे वो मॉडल्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेलवेयर जनरेट करने के लिए, सही है। डब्ल्यू गैन जो है वो उसका एक काफ़ी बड़ा सा नाम है, सही है, वो भी एक जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क है। वो एक कुछ है उसका Hello, Salman. I have a question. जी जी, क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, लेकिन आप पूछ लें। सही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप सिंथेटिक डेटा पे काम कर रहे हैं या आप कोई डेटा सेट यूज़ भी कर रहे हैं? मतलब सिंथेटिक तो ऑब्वियसली यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट है, लेकिन कोई और डेटा सेट भी यूज़ कर रहे हैं? मैं एग्जैक्टली डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ, सिंथेटिक डेटा सेट, लेकिन मैं एग्जैक्टली मेलवेयर्स को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेलवेयर्स को यूज़ करने के लिए मुझे जो है ना तो काफ़ी कंट्रोल्ड और एक सैंडबॉक्स का टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए, जिसमें रिसोर्सेज काफ़ी लगेंगी। तो इनिशियल बेसिस के ऊपर तो यही काम कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, थैंक यू सो मच। यूर वेलकम। डब्ल्यू गैन क्या करिएगा भाई,
एक मिनट रुकिए, एक गाइस कैन यू प्लीज गिव मी अ मिनट. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सॉरी गाइस. तो गैन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है. हम आ गए थे डब्ल्यू गैन के ऊपर. डब्ल्यू गैन बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको तो इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ गैन. सही है. जो कि इसके अंदर अगर मैं बायलिटरल बात करूं तो वेसर्टिन डिस्टेंस नाम का जो है ना एक जीपी होता है, जो कि ग्रेडियंट पेनल्टी, जो कि आपकी ट्रेनिंग स्टेबिलिटी और आउटपुट क्वालिटी को और ज़्यादा जो है ना इन्हेंस कर देता है. सही. जैसे हमने गैन के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो एक क्रिएटर था और एक डिस्क्रिमिनेटर था. तो अगर डब्ल्यू गैन के अंदर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें तो इंस्टेड ऑफ कि हम क्लासिफाई करें रियल और फेक को, ये जो है ना डेटा को स्कोर असाइन कर देता है एक ना. मतलब एक वैल्यू असाइन कर देता है जिसके अंदर ये बता देता है कि कितना ज़्यादा जो है ना डेटा जो है वो कितने परसेंट जो है वो रियल है. और डब्ल्यू गैन जीपी जो इसकी आगे जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ ग्रेडियंट पेनल्टी की, वो इस चीज़ को जो है पेनलाइज कर देता है. मतलब एक तरीके से इंश्योर कर देता है कि ट्रेनिंग जो है वो डेटा की स्मूथली हो और स्टेबिलिटी के साथ हो. ठीक है. विच रिजल्ट्स जो जो कि इस चीज़ को हमें रिजल्ट के अंदर हमें जो दिखता है वो ये दिखता है कि हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट के अंदर एक हाई क्वालिटी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है ना एक इमेजनरी फॉर्म के अंदर जो है वो हमें रिजल्ट्स मिल जाए. सही है. उसके बाद डिफ्यूजन के ऊपर आ जाते हैं. डिफ्यूजन क्या कर रहा होता है हमारे पास? डिफ्यूजन जो है वो डेटा को जो है ना एक तरीके से डीनॉइज कर रहा होता है. रिवर्सिंग जो है ना रिवर्स प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा होता है. सही है. ये जो है ना डेटा को जो है ना स्लोली जो है ना ऐड करता है और उसको ना एक तरीके से डेटा के अंदर से जो है ना नॉइज़ को ख़त्म कर रहा होता है. सही है. डीनॉइज कर रहा होता है डेटा को. सही है. जिससे क्या होता है कि ना हमारे पास बहुत ज़्यादा एक हाईली डाइवर्स जो है वो इमेजनरी फॉर्म के अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर, मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर जो है वो रिजल्ट सारे होते हैं ट्रेनिंग के. सही है. और ये जो है ना और ज़्यादा स्टेबल होता है अगर मैं गैन से इसको कंपैरिजन करूँ ग्रेडियंट एडवर्सरियल नेटवर्क से, तो ये और ज़्यादा स्टेबल होता है हमारे पास.
और फिर अगर हम क्लासीफायर की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो रैंडम फॉरेस्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं जनरेटिव एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, हमारा दूसरा सेगमेंट। जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि मैंने दो तरीके के डेटा सेट यूज़ किए। एक मैंने जो है वो लेबल्ड डेटा सेट यूज़ किया जिसके अंदर मेरे पास जो है वो वेक्टर्स थे, जिसके अंदर मेरे पास बाइट्स वगैरह थे, हिस्टोग्राम था, हेडर्स थे, मेलवेयर्स के। सही, ये डेटा सेट जो है इसके ऊपर मैंने दूसरे मॉडल यूज़ किए हैं जिसके अंदर मेरे पास है बर्ड है, ये एल्मो है, और एक और है उसके ऊपर अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ग्लव जो है GLOV ग्लव, उसके ऊपर ना। तो इसके लिए जो मैंने डेटा सेट यूज़ किया, मैंने यूज़ किया है API कॉल सीक्वेंसेस का। API कॉल सीक्वेंसेस किसकी? मेलवेयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सही है। मेलवेयर की कोई बैच फाइल या कोई DLL फाइल होती है, सही है, वो डिफेंस इवेजन की एक टेक्निक होती है माइटर अटैक फ्रेमवर्क के अंदर। अगर उसको यूज़ करते हुए सिस्टम के अंदर आ जाती है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेट किस तरह से कर रही होगी, सही है, क्या प्रोसेस कौन करेगी, तो उसके पीछे जो भी API की सीक्वेंसेस होंगी ना, उनका डेटा सेट मैंने लिया, ठीक है। हेलो, जी, आवाज़ आ रही है आपकी तो। ओके ओके ओके। जी, कंटिन्यू करें। अच्छा, अब मैंने आपको बता रहा था डेटा सेट के बारे में। मैंने जो ये API कॉल सीक्वेंसेस का डेटा सेट उठाया, तो इसके अंदर अराउंड मेरे पास 1000 के करीब सैम्पल्स हैं, सही है। और उन 1000 सैम्पल्स के थ्रू मैंने जनरेट करवाया है सिंथेटिक मेलवेयर का जो डेटा है, वो मैंने अराउंड 7000 के करीब जनरेट करवाया है। तो अच्छा, मैं आपको इन मॉडल्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो तीन आपके सामने मॉडल्स लिखे हुए हैं, ग्लव, बर्ट और एल्मो, ये जो है ना NLP की जो है ना टेक्निक्स हैं, जो कि आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देती हैं न्यूमेरिकल वेक्टर्स के अंदर, सही है, ताकि जो मशीन है ना, मशीन जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके, मतलब ये कि प्रोसेसिंग में वो ट्रांसलेट हो जाए उसकी अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने आपको बताया ये टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है न्यूमेरिकल वेक्टर्स में। मेरे पास जो डेटा सेट है ना API कॉल सीक्वेंसेस का, वो है टेक्स्ट बेस, जिसकी बेसिस के ऊपर मैंने ये तीन यूज़ किए हैं। और साथ साथ मैं इन तीन की एक्यूरेसी और उन पिछले जो मेरे तीन न्यूरल नेटवर्क के जो थे मॉडल्स, उनकी एक्यूरेसी को जो है ना मैं चेक कर सकूँ, सही है। अच्छा, सबसे पहले वाले के ऊपर आ जाते हैं। ग्लव क्या करता है? ग्लव जो है ना वो प्री ट्रेंड वेक्टर्स होते हैं, और वो स्टैटिक जो है ना वो बना लेता है अपने पास वेक्टर्स को। और एल्मो की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना एक बाई डायरेक्शनल जो है ना LSTMs को ना जो है ना जनरेट कर लेता है। एक मतलब किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ना उसको क्लासिफाई कर देता है डेटा सेट को, सही है। और बर्ड की मैं बात करूं, बर्ड है हमारा बाई डायरेक्शनल करके है, इसकी पूरी जो है ना वो ये जो है ना बेसिकली आपके आर्किटेक्चर को जो है ना, जो आपका डेटा सेट होगा, जो भी आपने ट्रेन करवाना है, उसके आर्किटेक्चर को जो है ना ट्रांसफॉर्म कर देगा, और बाई डायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ना ट्रांसफॉर्म करेगा। किस तरीके से कि लेट सपोज मेरे पास जो डेटा सेट है, मैं इसको एक सैंपल दूंगा, सही है, तो ये उसको जो है ना दो फॉर्म्स के अंदर क्रिएट कर देगा, सही है। मैं आपको इसका कोड भी मैं सर को जो है इसका कोड दे दूंगा, तो आप रिव्यू कर लीजिएगा उसको, ठीक है। शेयर कर देंगे मैं।
अच्छा, मेरा जो मेन मकसद था ना इस चीज़ का, वो था ये कि हमारी जो इंडस्ट्री के अंदर गैप्स है ना, उनको कवर करना। सही है, मैंने जितना भी जनरेटिव एआई के न्यूरल नेटवर्क्स को और एनएलपी की टेक्निक्स को यूज़ किया है ना, वो हमारी जो सिक्योरिटी के करंट गैप्स हैं ना, उनको लेवरेज करने के लिए यूज़ किया है। सही है, ताकि रिसर्च के साथ साथ एज अ प्रोफेशनल जो है वो मैं जो है इस गैप को जो है ना कवर कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसी चीज़ को जो है देखते हुए इस रिसर्च के ऊपर जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जो है ना आपको एक मिनट एक डेमो भी दिखा देता हूँ। एक मुझे जी, उसामा आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। आवाज़ म्यूट हुई हुई है आपकी। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? अच्छा, ये रीडेबल है? थोड़ा-सा ज़ूम अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा, अच्छा, मैं अदरवाइज़ हेडिंग्स मैं कर नज़र आ रहा है। ओके। अब है रीडेबल? जी, जी, अभी रीडेबल। अच्छा, ये ओवरव्यू है। सही है, यहाँ पे प्रॉब्लम और उसकी अप्रोच मैंने डिफाइन करी हुई है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, मैंने कौन सी अप्रोच को यूटिलाइज़ किया। ठीक है, डेटा सेट की क्लासिफिकेशन मैंने किस तरह से करी है, स्टैटिक फीचर वेक्टर्स के ऊपर काम किया, बर्ट की एक्सटेंशन जो है इस रिसर्च के अंदर मैंने थोड़ा एक्सटेंड करी अपनी रिसर्च और बर्ट को यूज़ किया। सही है, और की फाइंडिंग्स वगैरह जो है मेरी क्या हैं। सही है, जनरेटिव मॉडल्स जो हैं वो मेरे किस तरह से जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। अच्छा, ये जो है मेरे डेटा सेट की क्लासिफिकेशन है। अब देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, फैमिलीज़ मेलवेयर की फैमिलीज़ हैं। ये मैं डेटा सेट में आपको एग्जैक्ट डेटा सेट अभी नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखें, ये एक फैमिली 1 है, ये फैमिली 2 है। देखें, इसके जैसे लेट्स सपोज 200 सैंपल्स अवेलेबल थे, इसके 200 थे, इसके 200 थे, इसके 200 थे, लेकिन इसके मेरे पास थे सिर्फ 42 रियल सैंपल्स, जो कि मैंने जनरेटिव एआई के थ्रू इसके 2000 प्लस जो है ऑलमोस्ट सिंथेटिक सैंपल जो है ना जनरेट करवाएं, जो कि इससे सिमिलर बिहेवियर इसका इसके इससे रिलेटेड, इस फैमिली से रिलेटेड और जो मेलवेयर्स होंगे, सही है, वो सिमिलर टू बिहेवियर ऑफ दीज 42 रियल मेलवेयर जो है ना वो जनरेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं पाइपलाइन के ऊपर। तो यहाँ पे ये पूरा फ्लो है मेरी रिसर्च का, एक रिसर्च पाइपलाइन है। सही है, यहाँ से मैंने इसको रॉ फीचर वेक्टर्स दिए। सही है, यहाँ से प्री प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पे फिर आके 80-20 के रेशो के अंदर स्प्लिट हुआ डेटा, और ट्रेनिंग और वैलिडेशन हुई, जनरेटिव मॉडल्स यहाँ पे आके ट्रेन हुए। सही, यहाँ पे सिंथेटिक सैंपल्स जनरेट हुए। सही है, यहाँ पे फिर ट्रेनिंग जो है वो ऑगमेंटेशन हुई ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के थ्रू आगे जाके एवेल्यूएशन हुई, एक्यूरेसी फिर जो है वो मेजर करी। सही, यहाँ पे ये सारी हैं। अच्छा, यहाँ पे बर्ट की है, बर्ट जो मैंने यूज़ किया हुआ है, बायो डायरेक्शनल वाला जो हमारा एनएलपी की टेक्निक है। सही, यहाँ पे एपीआई कॉल सीक्वेंसेस मैंने दी इसको मेलवेयर की, उसने इसको टोकनाइज किया। मैंने आपको बताया था ना कि एक न्यूमेरिक जो है उस टेक्स्ट को उसमें कन्वर्ट कर देता है। सही है, फिर यहाँ पे जो है बर्ट की एम्बेडिंग्स यूज़ हुई, यहाँ पे 768 डायमेंशनल वेक्टर्स के अंदर जो है इसको ब्रेक किया गया, फिर रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के थ्रू आगे जाके इसकी प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे ये रिजल्ट्स हैं इसके। ठीक है, लेकिन रिजल्ट से पहले जो है ना मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक ये है लाइव डेमो। से यहाँ पे जाके मैं जनरेटिव मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मैं कैन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सैम्पल जो है मेरे पास लेट सकूँ, मेरे पास डेटा सेट तो बड़ा है काफ़ी। ये यहाँ पे सैम्पल्स मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 70 रियल का जो है ना मेलवेयर का इसको डेटा सेट
वो दे रहा हूँ सैम्पल्स। सिंथेटिक सैम्पल्स मुझे कितने जनरेट करवाने हैं, मैं 1000 कर देता हूँ यहाँ से, मैं एक सिमुलेशन यहाँ से जाके रन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा डेटा सेट और कोड बेस जो है वो पीछे से पहले से सारा अपडेटेड है, तो इसलिए जो है इसको इतना टाइम नहीं लग रहा है जनरेट करने के अंदर। सही है। ऑगमेंटेशन विद गेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1000 सिंथेटिक सैंपल जो है वो जनरेट होगा, एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है 20.53%। सही है। और इसको आप अगर काइंडली थोड़ा सा और जूम कर लेना, थोड़ा सा एक जूम हो मिनट जाए। मैं ये कर रहा हूँ। काफ़ी है। जी परफेक्ट परफेक्ट, आप सही थी, सही। थैंक यू। देखें यहाँ पे की टेक अवे क्या है हमारा। देखिए इवन विद ओनली 42 माइनॉरिटी क्लास सैंपल्स मेरे पास, जैसे मैंने आपको शुरू में जो दिखाया था कि फैमिली नंबर 5 जो थी उसके अंदर मेरे पास सिर्फ 42 जो है वो माइनॉरिटी जो थी अपना मेलवेयर की डेटा सेट की थी, जिसमें मेरे पास सिर्फ 42 सैंपल थे। सही। तो डिफ्यूजन बेस्ड ऑगमेंटेशन में जो है ना उसकी अप्रोच के थ्रू मैंने सिंथेटिक सैंपल जनरेट करवाए थे अराउंड 2000। जो मेरी जो F1 ऑगमेंटेशन थी ना, और F1 का जो मेरा स्कोर था वो कितना ज़्यादा इन्हेंस हुआ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0.52 से 0.733 तक। ठीक है, बस ये सारे कंट्रीब्यूशंस हैं। सही है। और ये फ्यूचर डायरेक्शंस हैं इसके अंदर के, फ्यूचर के अंदर इसके ऊपर क्या काम हो सकता है, इसकी सॉप के अंदर किस तरीके से इंटीग्रेशन हो सकती है। अगर आप लोगों ने एनाटिन के ऊपर काम किया हुआ है, वर्कफ्लो इंजन के ऊपर या टेम्पोरल के ऊपर, तो उसके थ्रू इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हो सकती है। सही है। ये रियल लाइफ एक वर्किंग सॉप के अंदर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये इसके की रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने आइडियाज़ लिए इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने के और काम करने के। ये सुफियान आपका माइक खुला हुआ है यार। गाइस दैट वुड बी ऑल, और हमारे सेशन का टाइम भी जो है वो ऑलमोस्ट बस 2 मिनट रह गए। तो लेट्स हैव अ क्विक Q&A सेशन इफ एनीवन हैव any questions regarding anything related to security. जी पार्टिसिपेंट्स, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक साथ अगर माइक खोलें उसमें प्रॉब्लम ना हो तो क्वेश्चन जो है वो चैट के अंदर भी पूछ लें। उसामा, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जेनरेटिव एआई में आप वही चीज़ें कर सकते हैं जो आपके पास पहले प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर नया कोई अटैक या नया कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये जो आपका मालवेयर है प्रोटेक्शन, वो किस तरह से उसको हैंडल करेगा? जनरेटिव एआई, आप देखो जनरेटिव एआई ये मॉडल्स और ये टेक्निक्स हैं इसके अंदर जो है ना, मतलब देखो जो मेरी अप्रोच है ना, आप सेम उसी अप्रोच को रखते हुए लेट सपोज कोई नए मेलवेयर आ जाते हैं। देखिए ये काम तो हम जो है एक डिटेक्शन को एनहेंस करने के लिए कर रहे हैं ना, तो ये कोई प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर कोई रन टाइम के ऊपर चलती हुई चीज़ के ऊपर हम काम नहीं कर रहे। ये एक हम जो है डिटेक्शन मैकेनिज्म को एनहेंस करने के लिए डेटाबेस तैयार कर रहे हैं कि कोई अटैक होने, सिमुलेट होने से पहले ही जो है ना वो अगर आप कोई नया मेलवेयर आ जाता है लेट सपोज, और उसका कोई इम्बैलेंस डेटा है, उसका पब्लिकली इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ बाइनरीज कुछ वेक्टर्स वगैरह हैं जो उसके हैं, तो उसको भी इसी तरीके से जो है वो किया जा सकता है उसके ऊपर काम।
अगर नया डाटा आएगा मतलब आप प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, मेरा सवाल ये है कि आप प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, मतलब ये अटैक होने के बाद उसको दोबारा से मतलब अटैक आप, ना हो। हाँ एग्जैक्टली आपका सवाल मैं समझ गया कि हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कोई नया अटैक जो है वो इंडस्ट्री के अंदर सिमुलेट हो गया या किसी और मार्केट में, यही सवाल है आपका? जी। हाँ देखिए, इसकी जो है ना थ्रेट इंटेलिजेंस की सर्विसेज होती हैं, सही है। थ्रेट इंटेलिजेंस की सर्विसेज के अंदर काम ही यही होता है कि ना मुख्तलिफ जगहों पर डार्क वेब के ऊपर क्रॉलर्स बैठे होते हैं, एनालिस्ट होते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस के, जो इस तरह की चीज़ों को जो है ना डिग आउट कर रहे होते हैं सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब से ना जाकर। तो वहाँ से जो है ना आप उनकी एपीआईज को इंटीग्रेट कर लें टीआई प्लेटफॉर्म्स की अपने पास, या फिर कोई सर्विस ले लें ऐसी टीआई की, सही है, या कोई थ्रेट इंटेलिजेंस की एक रिसोर्स हायर करें अपने पास जो कि आपको इस तरह की फीड्स दे ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ से आपको रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर जो है अपडेट्स मिले कि अटैक थ्रेट लैंडस्केप जो है वो इस वक्त ग्लोबली क्या चल रहा है। ओके सामा, मुझे समझ में आ गया, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन। यू आर वेरी वेलकम सर। आई होप कि सेशन एंड करें अगर, इफ़ यू अलाउ। जी, जी, ठीक है। मेरे ख्याल से सबका आप ये 2-3 क्वेश्चन और हैं। चैट में आप देखिए। जी सर, मैं अभी देखे, मैं एक मिनट जी, को जी। देख लेता हूँ। आप काइंडली इनको एड्रेस कर दें, फिर हम इंशाल्लाह एंड कर देंगे सर। Could this technology unintentionally help attackers improve their techniques? Yes, why not? It can also leverage attackers. Yes. Which AI tool did you use to create your malware data set? मैंने जो है डेटा सेट जो है वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट उठाया है, जो कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ना किसी मेलवेयर के थ्रू, तो वो जो है अपनी उसकी आईओसीज, उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होता है ना, तो वो पब्लिकली जो है ना ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाल देती है, ताकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको अडेप्ट करें और उसके जो इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हैं उसको एनालाइज करते हुए अपने आप को पहले से प्रोटेक्ट कर लें। हाउ कैन वी लिमिट दैट? देखिए, इट इज़ ऑल अबाउट अप्रोच। कि देखिए, अटैकर हो सकता है हमसे पहले ही अप्रोच लेके बैठा हुआ हो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, क्लॉड यूज़ करते हैं और को पायलट जेमिनी यूज़ करते हैं, तो आपको पता है इस तरीके का एक एलएलएम और भी है जो कि सिर्फ अटैकर्स के लिए है। उसका नाम वर्म जीपीटी है, लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल है। तो वो वहाँ से मैलवेयर और एक्सप्लॉइट्स अपने कस्टमाइज लिखवाते रहते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी और क्लाउड से जो अपने कोड लिखवाते हैं। तो आप देखें, अटैकर और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स दोनों पैरेलल के अंदर चल रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिफेंसिव सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट होता है ना, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी का भी डिपार्टमेंट होता है, जिसका जहाँ पे आपके एथिकल हैकर्स होते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं और एक्सप्लॉइट करके वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, स्कैन्स रन कर रहे होते हैं। तो वहाँ से भी ये चीज़ें कवर हो जाती हैं काफ़ी। अस्सलामुअलैकुम सर, आई हैव टू क्वेश्चंस। आपने जो डेटा सेट इस्तेमाल किया उसमें सारी मेलवेयर फैमिलीज अराउंड 200 एक्सपेक्ट एक के जो आपने आर्ग्यूमेंट किया है, एंड वो ऑलमोस्ट 2000 प्लस है, तो ये डेटा सेट अनबैलेंस नहीं सर? इसमें स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं एज दे आर एफिशिएंट एंड कंप्यूटेशनल पावर भी कम है। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कुछ, जी कोई कुछ कह रहा है? जी, जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं एक आपका ये सवाल है कि 200 सैंपल है। देखिए वो 200 सैंपल तो एज अ बेस लाइन मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। मेरे पास वो डेटा सेट बहुत बड़ा है, अब वो मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि मैं उस डेटा सेट को कंप्यूट कर सकूं अपने एक छोटे से लैपटॉप के ऊपर। तो मतलब ये एक रिसर्च बेस्ड मेरा जो है ना, मैं एक काम कर रहा हूँ कि मतलब मैं थोड़ा थोड़ा डेटा सेट लेके मैं एक एजम्पशन बेस्ड काम कर रहा हूँ। तो ये एजम्पशन भी मतलब नहीं, अप्रॉक्सीमेट एक डिसीजन लेके जो है ना वो काम कर रहा हूँ। स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो एफिशिएंट भी हैं, कंप्यूटेशनल पावर भी कम है। मैंने जो ये मॉडल्स यूज़ किए उनकी रीज़न ये है कि मैंने काफ़ी सारी रिसर्च पेपर्स को पढ़ा, उनको रिव्यू किया, जो जिन्होंने मेलवेयर डिटेक्शन के ऊपर इस तरीके से काम किया हुआ था, तो उनकी अप्रोच को लेते हुए मैंने इसके ऊपर काम किया। आप बिल्कुल कर सकते हैं उसके ऊपर।
लिमिट दैट के अटैकर्स काम होना चाहिए तो बता दिया है। विच एआई टूल डिड यू यूज टू क्रिएट योर मेलवेयर डेटा सेट, ये भी हो गया है। डियर पार्टिसिपेंट, ओके सर। ठीक है उसामा, थैंक यू सो मच। डियर पार्टिसिपेंट्स, उसामा ने जो है इस रिसर्च में बहुत ही हार्ड वर्किंग काम किया है और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव फीचर्स इसके अंदर रिसर्च में जो है कैरी ऑन किए। थैंक यू उसामा फॉर sharing your knowledge to all the students, and we are glad to have you in this session. Thank you so much, dear participants. Thank you so much too. थैंक यू सो मच गाइस। चैट के अंदर एक लिंक भेज रहा हूँ, वो एक्सप्लोर कर लीजिएगा और उसमें जाके रोड मैप डॉट एसएच के नाम से, और उसमें साइबर सिक्योरिटी के सेक्शन में चले जाइएगा। आप में से किसी को अगर साइबर सिक्योरिटी का करियर पाथ परस्यू करना हो तो उसके अंदर आपको सारी स्किल्स, रोड मैप, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आई एम अवेलेबल सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। I am available anytime for you guys if you guys need me to answer any of your queries regarding cyber security. Thank you so much. Jazakallah. Thank you. Allah Hafiz participants. Thank you, Usama. Thank you so much. Allah Hafiz.